Dear students, in this lecture we shall learn about the second order difference equations. And the ease for us is that कि अगर हमारे पास second order differential equation के knowledge हो, हम easily समझ सकते हैं second order difference equation के process को. इसमें हम इसका particular integral develop करेंगे और उससे पहले हम इसकी standard form को समझ लेते हैं. जैसे हम differential equation में हल करते थे, difference equation में भी हमें second order difference का एक टर्म जो है वो हमें मिलेगी और वहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता था, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डिफरेंस होगा या सेकंड डिफरेंस होगा, जो इस तरीके से हम लिखते हैं. आप देख रहे हैं इसके ऊपर डेल्टा 2 है, इट मीन्स कि इस दफ़ा दो डिफरेंसेस लिए गए हैं. डेल्टा 2 को अगर हम ब्रेक करके अलग-अलग दो डेल्टाज लिखते हैं तो हम इसे राइट हैंड साइड पे ऐसे लिखेंगे और फिर डेल्टा वाई टी की वैल्यू हमने अलहदा से लिखी, जो कि हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस से समझते हैं. और उसके बाद हमने इसे एक्सपेंड किया, दोनों के साथ डेल्टा हमने लिख दिया है और इसका जो एक्सपेंशन है वो ये है अंडरलाइन और इसकी एक्सपेंशन हमारे पास ये है. सो हमें फ़र्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट करने का तरीका पता है, यही चीज़ यहाँ पर बार बार इस्तेमाल हो रही है. फिर हमने इसे रीअरेंज किया, ये टर्म आप देख रहे हैं दो दफ़ा आ रही है विद अ नेगेटिव साइन, इसलिए हमने इसे इकट्ठा कर दिया. तो हमारे पास ये आंसर आ गया सेकंड डिफरेंस का ऑफ वाई टी. इसमें हम लैग और लीड को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है. इसमें सेकंड लैग भी है और फर्स्ट लैग या लीड भी है. सो ये इसकी पहचान है दैट देयर विल बी अ सेकंड ऑर्डर या सेकंड लैग या लीड होगी इसके अंदर. स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने ऐसे है विच इज़ क्वाइट सिमिलर, जो कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी थी, जहाँ पर दो कोफिशिएंट्स थे, यहाँ पर भी हैं. वहाँ पर बी की जगह देयर वाज अ कांस्टेंट टर्म और यहाँ पर भी एक कांस्टेंट टर्म है. इसका ऑर्डर जो है वो सेकंड है, सेकंड डिफरेंस है, ये लीनियर है. ये भी बात हमने तय की, इसमें हम कोई पावर नहीं कंसिडर करेंगे. और इसकी लिमिटेशंस ये हैं या डीलिमिटेशंस ये हैं कि सिंप्लिसिटी के लिए हमने वेरिएबल कोफिशिएंट्स और वेरिएबल टर्म्स को कंसिडर नहीं किया. ये डीलिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस नहीं है, क्योंकि वैसे ही एग्जिस्ट करती हैं. हमने खुद ये लिमिट लगाई है, इसलिए इसे हमें डीलिमिटेशंस कह रहे हैं. और इसके अंदर क्रॉस टर्म्स भी हमने शामिल नहीं की, जिसमें वाई टी प्लस वन और वाई टी या वाई टी प्लस टू और वाई टी फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीप्लाई हो रहे होते. ये भी हमने सिंप्लिसिटी के लिए किया. अब जो पॉसिबल केसेस हैं ये वैसे ही हैं जैसे आपने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े थे. अगर आप उस टेबल को और इस टेबल को सामने रखें, आपको एक एक्सट्रीम लेवल की सिमिलैरिटी नज़र आएगी. अगर आप इन फॉर्मूलाज को देखें तो ये वही हैं और ये आपको पता है होमोजीनियस केस है, जिसकी वजह से आंसर वाई पी के सारे ज़ीरो हैं. और उसकी रीज़न है कि राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट टर्म है वो ज़ीरो है. तो अब हम देखते हैं कि इन्हें कैसे हम हल कर सकते हैं. ये है वो स्टेज जो कि आप हमेशा से पढ़ते आए हैं कि वाई टी के दो हिस्से होते हैं, डेविएशन और इक्विलिब्रियम. उसके बाद सब केसेस की बात करेंगे. सब केस वन है, उसमें y इज़ इक्वल टू के हमने पहली एजम्पशन की. अगर आप लेक्चर को देखें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, वहाँ पर भी हमने यही एजम्पशन की थी. इसलिए आई सजेस्ट कि आप उस लेक्चर को देखें और उससे इसमें सहूलत पैदा कर लें. तो वाई टी इज़ इक्वल टू के, पहले इसमें हमने टी इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि ये टाइम पे डिपेंडेंट है. फिर टी प्लस वन किया और टी प्लस टू किया, दो लीड्स ऐड की, क्योंकि जो हमारे पास गिवन फॉर्म है उसके अंदर हमने वाई टी प्लस टू की भी वैल्यू लगानी है, वाई टी प्लस वन की भी और वाई टी की भी. तो ये सारी वैल्यूज़ आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर लगाई, जिसकी वजह से हमारे पास ये चीज़ डेवलप होगी. तो ये है सिंपल अलजबरे के बाद के की वैल्यू, जो कि हम कह सकते हैं वाई पी के इक्वल है, बिकॉज दिस इज़ अ कांस्टेंट और वो के की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू जो है इन कांस्टेंट से मिलके बनती है. तो ये हमारे पास पहले केस का फॉर्मूला बन गया. यहाँ पर स्टिपुलेशन ये है कि इन दोनों का सम -1 ना हो, दैट इज़ A1 और A2 का सम, अदरवाइज आंसर जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा. केस 2 की बात कर लेते हैं. उसके अंदर A1 और A2 को हम -1 के बराबर होने देंगे. तो हमने इस एजम्पशन को चूंकि सब केस 1 में इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पर इस्तेमाल किया. इस केस में ये जो स्टेप्स हैं वो आप इजीली पढ़ के समझ सकते हैं कि हमने ये क्या एजम्पशन किया, जिसमें हमने A1 और A2 को अब इजाज़त दी है कि वो सम टू -1 हो जाए.
अब ये है हमारी दूसरी अजम्पशन, क्योंकि वो वाली अजम्पशन y इज इक्वल टू के वाली अजम्पशन फेल हो रही है, इसलिए हम वेरिएबल एज्यूम करेंगे वाई टी को, सोल्यूशन को। और जहाँ जहाँ पर वाई टी है, टी प्लस वन और टी प्लस टू आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि हमें इक्वेशन के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ चाहिए, जिसमें ये होगा वाई टी प्लस टू प्लस ए वन, वाई टी प्लस वन प्लस ए टू, वाई टी इज इक्वल टू सी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ पे नहीं लिखें। सो अब हमने वैल्यूज़ लगा दी वाई टी प्लस टू की, वाई टी प्लस वन की और वाई टी की। ये सारे स्टेप्स दे आर इजी टू सॉल्व, बेसिक अलजबरा है, आप इन्हें कर सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, वो ये कि जहाँ पर ए वन प्लस ए टू लिखा हुआ है, वहाँ पर आप माइनस वन लिख सकते हैं, क्योंकि इस एजम्पशन में यही है कि ए वन और ए टू का सम माइनस वन है, इसलिए आपने देखा हमने माइनस वन यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद डेफिनेटली हम के की वैल्यू चाहते हैं, और के की वैल्यू हमने निकाल ली। के की वैल्यू हम लगाएंगे इस सपोज्ड वैल्यू में, जिसमें y इज़ इक्वल टू के टी था, और के की वैल्यू हमने लगा दी, और ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल बन गया दूसरे सब केस के लिए। सो इसमें जो कैविएट है वो ये है कि ए वन जो है वो माइनस टू ना हो, क्योंकि अगर इस फार्मूले में ए वन माइनस टू हो जाएगा तो फिर इसका आंसर भी अनडिफाइंड हो जाएगा। सो इस केस में ये फार्मूला भी फेल होगा, इसलिए हम सब केस थ्री की तरफ जाएंगे, जहाँ पर ये सपोजिशन भी है और ये सपोजिशन भी है, जो कि केस वन और केस टू में हमने ड्रॉप की थी। अब हम ए वन और ए टू के सम को माइनस वन की भी इजाज़त देंगे, प्लस ए टू को जो है हम ये इजाज़त देंगे कि वो माइनस टू भी हो सके। तो ये आप वेरीफाई कर लें कि अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ए वन और ए टू को सम करके, या ए वन की जगह माइनस टू लगा के, तो आंसर अनडिफाइंड आ जाएगा। सो इसीलिए जो करंट फार्मूलाज हैं ये एप्लीकेबल नहीं है, हमें एक तीसरा फार्मूला बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमने एजम्पशन जो थी वो ना पहली वाली की ना दूसरी वाली, चूँकि दोनों फेल हो चुकी हैं, हमने ये वाली एजम्पशन की जिसमें वेरिएबल की पावर अब टू है। अब इसके अंदर अगेन हमने वही प्रोसेस करना है कि टी की जगह टी प्लस वन और टी प्लस टू लिखना है, और ये वैल्यूज़ जब रेडी हो जाएंगी तो हम इन्हें सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर, इधर और इधर। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर ये सब्स्टिट्यूशन ही की गई है, उसके बाद सिंप्लीफाई किया गया है, आपकी रिहर्सल है सिंपल अलजबरा की। लेकिन यहाँ पर आके छोटा सा ट्विस्ट है, वो ये है कि ए वन और ए टू का सम है, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर माइनस वन एज्यूम कर सकते हैं, और ए वन की वैल्यू भी हम माइनस टू एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की, ताकि हमारे पास ये एज ख़त्म हो जाए और के की वैल्यू हमारे पास डेवलप हो जाए, जो आ रही है सी ओवर टू। और ये के की वैल्यू फाइनली हम इस सपोज्ड सोल्यूशन में लगा देंगे, और हमारे पास के की वैल्यू के टी स्क्वायर आ जाएगी। सो के टी स्क्वायर के अंदर जब हमने के की वैल्यू लगाई, तो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल का तीसरा फार्मूला भी बन गया, जो दोनों सपोजिशंस को एक्सेप्ट करता है, दैट इज़ ए वन और ए टू का सम माइनस वन हो भी सकता है, और ए वन की वैल्यू माइनस टू भी हो सकती है, और इन केसेस में ये फार्मूला फेल नहीं होगा, इट विल वर्क वेरी वेल। सो आपने देखा हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन को डेवलप किया और उसके पर्टिकुलर इंटीग्रल के तीनों फार्मूलाज को डिराइव भी किया। थैंक यू।